क्वेश्चन कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इन 10% W/W सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर इज x इंटू 10⁻³ फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, क्या दिया है? 10% W/W सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है? 10 ग्राम जो यूरिया है प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मास ऑफ जो यूरिया है वो क्या हो गया? 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? 100 ग्राम। मास ऑफ वाटर क्या हो गया? 90 ग्राम। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि जो सॉल्यूशन का मास है वो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट के मास के बराबर होता है। अब निकालना क्या है? यहाँ पे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है तो हमें क्या चाहिए? कितने मोल्स है वाटर के डिवाइडेड बाय वाटर के मोल्स प्लस यूरिया के मोल्स। ठीक है, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 60। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास के। अगर हम वाटर की बात करें तो यहाँ पे कितना ग्राम गिवन है? 90 डिवाइडेड बाय मोलर मास वाटर का 18। ठीक है, यहाँ पे फिर से आ जाएगा 90/18। यूरिया कितना हो गया? यूरिया होता है NH2CO NH2। ठीक है, यूजुअली लोग याद करके रखते हैं इसको, तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 60। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10/60। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/5 प्लस ये आ जाएगा 1/6। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 30/31 आएगा अराउंड 0.9677। अब जो x इंटू 10⁻³ के टर्म्स में निकालना है तो ये देखो ये कितना हो जाएगा? 967.7 इंटू 10⁻³ तो ये अराउंड आ जाएगा 968 के बराबर। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है pH ऑफ 10⁻⁷ MkOH एक्वा सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर जो OH आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁷ के बराबर है तो क्या हो जाएगा? जो हमारा सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल होना चाहिए, पर यहाँ तो क्या है? बेस गिवन है। ठीक है, तो यहाँ देखो जो वाटर से आने वाले OH आयंस हैं वो भी कंसीडर करेंगे, मतलब जो हमारा pH है जस्ट ग्रेटर देन 7 होगा, तो हम ऐसे ही देख के हम इसको लगा सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलो फॉर अगला क्वेश्चन है फॉर रिएक्शन ए गिव्स बी प्लस सी लॉग केपी की वैल्यू गिवन है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है केपी। ठीक है, तो लॉग केपी की वैल्यू गिवन है और 1/t की वैल्यू गिवन है। उसने बोला है कैलकुलेट डेल्टा H/R इन केल्विन बेस्ड ऑन एबव डेटा। ठीक है, तो हमें पता है क्या होता है? log K2/K1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, अगर हम किन्हीं दो कंडीशन के लिए अगर लगाएं तो हम देखो फर्स्ट और थर्ड को ले लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? log K2 माइनस log K1 इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा? डेल्टा H अपॉन, ठीक है, आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे आ जाएगा 1/2.303। यहाँ पे अगर टेम्परेचर 1/t की वैल्यू हमने ले ली कितनी? 0.04 और 0.06, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ पे -0.02। log K1 की वैल्यू है 3.5, log K2 की वैल्यू है 1.5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1.5 माइनस 3.5 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन आर। ठीक है, इंटू 1/2.303 इंटू -0.02। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ आएगा, ये आएगा -2। ठीक है, डेसिमल हटाएंगे यहाँ 100 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ देखो यहाँ पे आर भी है, तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा H अपॉन आर इक्वल टू 230.3 ऑन हीटिंग 2.76 ग्राम ऑफ Ag2CO3 solid. Some solid residue is left behind. Determine the mass of residue left. ठीक है, देखो हमारे पास क्या है? Ag2CO3 है। ठीक है, जब उसको हम हीट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? Ag मिलेगा, यही हमारा रेजिड्यू हो गया। हमें CO2 गैस मिल जाएगी और हमें O2 गैस मिल जाएगी। अगर इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 Ag है, और ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई करा दें। अब देखो यहाँ 2.76 ग्राम है और Ag2CO3 है, उससे कितना जो सॉलिड रेजिड्यू बच गया वो हमें निकालना है। तो यहाँ देखो हम क्या करें? Ag2CO3 का मोलर मास निकालें। जो मोलर मास है ऑफ Ag2CO3, Ag का क्या होता है? 108। ठीक है, प्लस कार्बन का 12 हो गया, ये हो गया 3 × 16। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा 276 ग्राम पर मोल। ठीक है, Ag कितना? 108 होता है ना। देखो अगर हम बात करें यहाँ से 276 ग्राम जो Ag2CO3 है उससे हमें कितना मिल रहा है?
2 इंटू 108 ग्राम, तो 1 से कितना मिलेगा, इतने ग्राम Ag। अब तो 1 से कितना मिलेगा, 108 डिवाइडेड बाई 276, इतने ग्राम Ag। निकालना कितने से, 2.76 ग्राम से, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 इंटू 108 डिवाइडेड बाई 276 मल्टीप्लाई बाई 2.76, डेसिमल हटाए गए तो 100 आएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 216 और डिवाइड में 100 है तो ये आ जाएगा 2.16 इतने ग्राम। तो यही हमारा आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने बोला है स्टेटमेंट 1 है K2Cr2O7 कैन बी यूज एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, तो क्या है ये, ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड की बात करें तो उसने बोला है फेनोफ्थेलीन एज अ वीक बेस इंडिकेटर, नहीं ये क्या होता है, एक वीक एसिड इंडिकेटर होता है। तो फर्स्ट तो क्या है, करेक्ट है, सेकंड क्या है, इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने बोला है विच अमंग द फॉलोइंग विल गिव बेंजाइल आइसोसाइनाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, अमाइन दिया है 1 डिग्री अमाइन, और यहाँ पे CaCl3 किए हुए हैं, तो ये क्या है, कार्बन अमाइन रिएक्शन। करना क्या है, NH2 को जो है NC में कन्वर्ट करना होता है, तो यहाँ आइसोसाइनाइड आ जाएगा। नेक्स्ट है उसमें क्या दिया है, AgCN, तो यहाँ पे Br की जगह क्या लग जाएगा, NC। अगर यहाँ पे क्या दिया होता KCN, तो यहाँ साइनाइड बन जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2NC। ठीक है, अब ये क्या है, ब्रोमोबेंजीन और AgCN के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन है नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। ठीक है, चलो अगला है बेंजीन से लगा है NH2 CaCl3 NaOH, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये अगेन कार्बन अमाइन रिएक्शन, तो इस केस में क्या बन जाएगा, बेंजीन आइसोसाइनाइड बन जाएगा। ये आ गया, मतलब फर्स्ट और सेकंड ही हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें निकालना है हाउ मेनी कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग हैविंग sp3d हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, फर्स्ट है BrF5। ठीक है, BrF5, Br के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7, तो यहाँ पे 5 बॉन्ड तो बना लिए उसने, एक लोन पेयर बच जाएगा, 5 + 1 का केस हो गया, 6 का केस, तो यहाँ पे हो गया sp3d2। नेक्स्ट है XeF5 माइनस, तो जीनोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 है, 5 बॉन्ड उसने बना लिए। ठीक है, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज भी है, तो यहाँ पे देखो, तो इसके पास 2 लोन पेयर हो गए, तो यहाँ 7 आ जाएगा, ये हो गया sp3d3। अगले की बात करें, अगला है ICl2 माइनस, तो यहाँ देखो आयोडीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगेन 7, तो यहाँ पे क्या, दो बॉन्ड उसने बना लिए, 2 तो बॉन्ड बनाए, और कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, टोटल कितने हैं, 7, तो 5 बच गए, एक नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 लोन पेयर, तो 3 + 2 का केस हो गया, या 2 + 3 का केस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर हो जाएगा, ये क्या हो गया, sp3d। ठीक है, क्लियर है। चलिए ICl4 माइनस की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो अगेन इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। ठीक है, और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 लोन पेयर, ये 6 का केस हो गया, ये हो गया sp3d2। नेक्स्ट है SF4, तो SF4 में देखो सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6, 4 बॉन्ड बना लिए, एक लोन पेयर बच जाएगा, यहाँ आ गया 5, एक हो गया sp3d। ठीक है, नेक्स्ट है NH4 पॉजिटिव, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बना लिए। ठीक है, और टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक दे दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ गया sp3। ठीक है, क्लियर है। और देखो अगला है ClF3, तो ClF3 में क्या हो जाएगा, अगेन इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड बना लिए। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4, तो 2 लोन पेयर, 3 + 2 का केस हो गया, 5, मतलब sp3d। नेक्स्ट है XeF2, तो XeF2 में जीनोन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 बॉन्ड उसने बना लिए, तो 2 + 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो यहाँ पे 3 लोन पेयर आ जाएंगे, तो 2 + 3 का केस हो गया, तो यहाँ पे 5 हो गया, ये क्या आ जाएगा, sp3d। ठीक है, नेक्स्ट है XeF4, देखो XeF4 की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन और होंगे, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर आ जाएंगे, तो ये कौन सा केस हो गया, यहाँ पे ये 6, तो ये क्या हो जाएगा, sp3d2 का केस हो गया। तो हमें यही बताना है कि किसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। देखो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 4, तो यही हमारा आंसर हो गया।